हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जून में ये बात बोली गई थी, ठीक है, और अब नवंबर चल रहा होगा। नवंबर का एंड आ चुका है और अब जाके मैं रोटेशन मोशन कंप्लीट कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं खुद के लिए तालियां बजाना चाहूँगा। ठीक है, एक्चुअली ये देखो, ये सब हुआ इसलिए क्योंकि मैंने अगस्त तक करा दिया था आपका मैथमेटिक्स आपका अगस्त में कंप्लीट हुआ। मैंने क्या सोचा कि अब मैं लैपटॉप पे पढ़ाऊँगा, ठीक है, और सितंबर में मैंने 2-3 वीडियोस डाले। अब उसके बाद आपके कमेंट्स है कि लैपटॉप पे फील नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला यार बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा। तो अब बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँ कैसे? बोर्ड मेरे पास है ही नहीं, मुंबई आना पड़ता है मेरे को बार बार बोर्ड पे पढ़ाने। तो जब भी छुट्टी मिलती है मुंबई आता हूँ। मम्मी बोलती है तू पढ़ाता ही रहता है मुंबई वीडियो बनाने के लिए आता है क्या? उसी के लिए आता हूँ ठीक है। तो इसकी वजह से यार इतना ज़्यादा लेट हो गया। और साथ ही अभी कुछ चैप्टर्स और हैं जो कि शायद आपके दिसंबर एंडिंग तक आए, ठीक है। बट हाँ, ये है कि सिलेबस अब 10 जनवरी तक जाएगा, लेकिन 10 जनवरी से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, 10 जनवरी से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉमिस तो कर सकता हूँ 10 जनवरी तक का, लेकिन मैंने 31 दिसंबर तक का बोला था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन ठीक है, 10 जनवरी से पहले तो हो ही जाएगा, ठीक है। बेसिकली अब की बार जो छुट्टी होगी, 1 मिनट में देख लो यार, यहाँ पे मकड़ी चढ़ रही है, तो 10 जनवरी से पहले हो जाएगा सिलेबस। अभी हमारे मेन चैप्टर बचेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 16 तो लैपटॉप पे ही पढ़ाऊंगा, चाहे जो बोले। 14, 15, 2, 3, ठीक है, ये चैप्टर्स हमारे बचेंगे। तो 2, 3, 8, 9, 10, ठीक है, 7, ओके, 4, 2, 6, 2, 8 चैप्टर बचेंगे हमारे, ठीक है। 8 में से 3 चैप्टर ऐसे हैं, 4 चैप्टर ऐसे हैं जो 1 दिन में हो जाएंगे, और 4 चैप्टर ऐसे हैं जो 2-2 दिन में होंगे। तो 8, 4, 12 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा आपकी बार। तो 23 दिसंबर से 12 दिन जोड़ दो, तो 6-7 जनवरी तक सिलेबस मैं आपका करा दूंगा। फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम लोग 6-7 जनवरी तक सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर भी कराना है, करा देंगे। आ जाओ, आज हम लोग सीखेंगे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताओ? इससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया होता है टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन द मोशन। मतलब बेसिकली जैसे एक ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, ठीक है, तो जब तुम उसे टेढ़ा चलाने जाओगे तो तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस बॉडी का एक इनर्शिया है कि वो सीधा चल रहा है तो वो सीधा ही चलेगा, ठीक है। ग्रेविटी को फोर्स लगाना पड़ता है तब जाके चीज़ रुकती है, ठीक है। फ्रिक्शन को फोर्स लगाना पड़ता है तब जाके चीज़ रुकती है, वरना चीज़ तो आगे ही चलती चली जाए। फ्रिक्शन ना हो, ग्रेविटी ना हो तो चीज़ को ऊपर फेंक दो, ऊपर ही जाएगा। हवा में फेंक दो, हवा में चलता ही चला जाएगा। ग्रेविटी ना हो तो ग्रेविटी होती है तो वो नीचे बुलाती है, फोर्स लगाती है, रोकती है। फ्रिक्शन भी फोर्स लगाता है, रोकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ना हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो चलता चला जाए, ठीक है। तो फोर्स क्यों लगाना पड़ता है मोशन को स्टॉप करने के लिए? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना इनर्शिया होता है, जैसे हमारा भी इनर्शिया होता है। क्या इनर्शिया होता है? सुबह अगर हम सो रहे हैं तो हमारा मन चाहता है कि हम सोते रहें, रात में हम अगर जाग रहे हैं तो हमारा मन चाहता है कि हम जागते रहें। बेसिकली एडिक्शन नहीं होता, वो इनर्शिया होता है। रात में जैसे कुछ लोग सोचते हैं मुझे तो मोबाइल का एडिक्शन है यार, ठीक है, एडिक्शन नहीं, बेसिकली आपका इनर्शिया है वो एडिक्शन तो है ही, लेकिन खैर अगर आपने मोबाइल रख दिया फिर भी आप नहीं सो पा रहे तो समझ जाओ इनर्शिया चल रहा है। इनर्शिया क्या चाहता है कि ऑब्जेक्ट जो कर रहा है वही करे। तो जैसे आप जागना चाह रहे हो तो आप जागते रहो, जैसे आप जाग रहे हो तो आप जागते रहो, सो रहे हो तो सोते रहो। इसीलिए रात में हम लोग लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, ठीक है। हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी अब इसी लिस्ट में आ चुका हूँ, ओके। पहले नहीं था, 10 बजे सो जाता था पहले, अभी काम रहता है यार, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तो इसके वजह से मतलब इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कब आता है? लीनियर मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आता है? सर्कुलर मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, नहीं, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, उसको तुम डिस्टर्ब करने के लिए फोर्स लगाते हो क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है, उस इनर्शिया को डिफीट करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसे रोकने के लिए तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोकना पड़ेगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है आई, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर या फिर r स्क्वायर dm, ठीक है। मान लो कोई यूनिफॉर्म बॉडी है जिसका जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा? dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा उसके लिए। तो i इज इक्वल्स टू हो जाता है mr स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली कैपिटल R में लिखते हैं बट r होता है रेडियस ही, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस है,
सेंटर से लेके जहाँ तक से आप लोगों को निकालना है, जैसे एक डायमीटर एंड से होता है, एक सेंटर से होता है, अलग अलग होता है। फिलहाल आर यहाँ पे रेडियस भी आप लोग बोल सकते हो, वरना सेंटर से लेके डिस्टेंस, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसका जनरल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जनरल डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन शायद टेक्स्ट बुक में ना दी हो, ठीक है। तो डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में ऐसे दी होती है कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या फिर स्क्वायर ऑफ द रेडियाई, ठीक है। ऐसा आप लोगों को डेफिनेशन में लिखा रहता है। मतलब बेसिकली वो इसे फॉर्मूले का एज अ डेफिनेशन लिखते हैं, बट इसका फील ये है, ठीक है। तो वो जो इनर्शिया है लीनियर मोशन में, वो किसके कारण आता है? मास के कारण। लीनियर मोशन में जो इनर्शिया है वो किसके कारण आता है? मास के कारण। तो ये जो सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये किसके कारण आता है? मास के ही कारण आता है। इसीलिए आप लोगों ने अभी तक ध्यान दिया होगा कि हमने वहां पे पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे हमने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी, यहां पे पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे पढ़ा लीनियर एक्सेलरेशन, यहां पे पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, वहां पे पढ़ा और क्या पढ़ा? वहां पे पढ़ा हमने फोर्स, यहां पे पढ़ा हमने टॉर्क। टॉर्क पढ़ा गया टॉर्क बेसिकली आपको दिया नहीं है, ठीक है, छोड़ो। वहां पे फोर्स पढ़ा, यहाँ पे टॉर्क पढ़ा। वैसे ही जो काम वहां पे मास करता है, वो काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। यहाँ पे आई क्या करता है? अपना इनर्शिया जनरेट करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, कि वो कोई चेंज ना करे उसमें। और वही काम वहां पे मास करता था कि भाई कोई भी चेंज जो है वो उससे रेजिस्ट कौन करता था? मास करता था। तो बेसिकली मास क्या है? एनालॉजी है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास की एनालॉजी है, ठीक है। किसमें? एंगुलर वेरिएबल्स में। ये कौन से वेरिएबल्स हैं? ये लीनियर वेरिएबल्स। और ये कौन से वेरिएबल्स हैं? एंगुलर वेरिएबल्स। तो बेसिकली मास की एनालॉजी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया। जनरल फॉर्मूला है आर स्क्वायर डीएम। डीएम के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो उनसे हमें क्या मिल जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक कोई यूनिफॉर्म शीट है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सिस है, कोई एक एक्सिस हम मानते हैं, मेनली हम लोग सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो इसके लिए आप सेंटर ऑफ मास का मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, वरना सेंटर ऑफ मास से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास मतलब किसी भी मास का एक सेंटर। जैसे हमारा सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है, पेड़ पे, ठीक है, कोई भी सेंटर, बेसिकली जैसे ये मार्कर हो गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो, ठीक है। मतलब बेसिकली हर जगह वेट अगर बराबर है तो यहाँ पे सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। ये बोर्ड, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इसका वेट बराबर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा सेंटर पे, ठीक है। तो वो होता है सेंटर ऑफ मास। तो अक्सर हम लोग वो एक्सिस लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है, सेंटर ऑफ मास से पास होती है, ठीक है। तो वहां से जो डिस्टेंस होती है आर, ठीक है, आर हो गया मान लो, और जो मास इसमें बटा हुआ है डीएम 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 डीएम, ठीक है। मान लो यहाँ डीएम मास पर हम लोग आर डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। आर डिस्टेंस पर जो डीएम मास है, इसका अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, ठीक है, ये मेथड होता है। बट फिलहाल इसको रहने दो, अभी इतना आप लोगों को फिलहाल समझना है। अब मैं आपको निकालने का तरीका सिखाता हूँ। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, मान लो यहाँ पे आप लोगों के पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इस एक्सिस को रोटेट किया है विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। मतलब बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे 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 रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला, मान लो इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पे डीएम मास है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ है, उसने माना है कि यहाँ पे मान लो m1 मास है r1 डिस्टेंस पे, यहाँ पे m2 मास है r2 डिस्टेंस पे, वैसे यहाँ पे m3 मास होगा r3 डिस्टेंस पे, वैसे यहाँ पे m4 मास होगा r4 डिस्टेंस पे। तो ऐसे यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे मासेज हैं उनको m1 m2 m3 m4 ऐसा कर करके मान लिया, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में r1 r2 r3 r4 कर करके मान लिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इन सभी का समेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? बेसिकली समेशन मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन m1 mi ri स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने का ये भी एक फैंसी तरीका है कि भाई समेशन में लिख दो। समेशन मतलब क्या होता है? एडिशन। आई कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से कहाँ तक जाता है? n तक। मतलब पहले m1 r1 डालो, फिर m2 r2 डालो, फिर m3 r3 m4 r4, ठीक है, वैसा। और मैंने जो बताया था वो भी वही है। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो यहाँ से आपने r डिस्टेंस पर एक dm लेंथ काट ली, ठीक है, एक dm, सॉरी, यहाँ पे r डिस्टेंस पर जो dm मास है, ठीक है, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे r डिस्टेंस पर आपने dm मास मान लिया, तो इसको इंटीग्रेट कर दो r स्क्वायर dm करके। अब इस dm की वैल्यू जस्ट आपको निकालनी है, निकाल लो, हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंपल। अच्छा, फिलहाल ये सब चीजें तो छोड़ दो, क्योंकि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें आएगा। मुझे एक बात बताओ,
v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, होता है, ठीक है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं v की जगह आर ओमेगा डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तो हाफ m, v की जगह मैंने डाल दिया आर ओमेगा का स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर कर लूं, वरना रहने दो, हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है तुम्हें, क्या एम आर स्क्वायर दिख रहा है? हाँ, तो हमने जाना कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल क्या होता है, एम आर स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है? एम आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये कौन सी है? ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो एक ऑब्जेक्ट, अभी रोलिंग मोशन आएगा, रोलिंग मोशन में आपको क्या एक ऑब्जेक्ट यहां से रेंगता हुआ दिखाया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो इसके पास दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी। मतलब बेसिकली ट्रांसलेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दोनों होगी, ठीक है। तो ये रोलिंग मोशन में हम पढ़ेंगे, फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके, या फिर सपोज बोल दिया वी हैव अ डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड मास 2 kg, ठीक है, विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया तो तुम्हें पहले उससे डिस्क का आई निकालना पड़ेगा। तो डिस्क का आई कितना होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अभी निकालेंगे हम लोग, याद भी करेंगे, टेंशन मत लो। तो वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने अपना मेथड बता दिया। टेक्स्ट बुक में बेसिकली कैसे बताया है? टेक्स्ट बुक में बेसिकली उसने हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिया, जैसे m1 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, m2 का काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बहुत सारा होगा। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे, डॉट 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 डॉट। हम क्या करेंगे? v1 v2 v3 सबको रिप्लेस कर देंगे। v1 को रिप्लेस कर देंगे r1 ओमेगा स्क्वायर से, v2 को रिप्लेस कर देंगे r2 ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है, ऐसा सबको रिप्लेस कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर, बेसिकली ये भी स्क्वायर आएगा ना, v पे स्क्वायर है तो r पे स्क्वायर, v ओमेगा पे स्क्वायर दोनों पे, ठीक है, ठीक है। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसा रहेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, ये क्या होता है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसीलिए इसकी जगह हम लोग लिख देंगे आई। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। बेसिकली आपको एग्जाम में डिराइव करने के लिए आया तो आप ये फिगर बनाओगे, ऐसे डिराइव करोगे, ठीक है। तो इसको मैं रफी कर देता हूँ। ये बेसिकली मैं आपको जनरल बता रहा था, वरना उसमें क्या होता कि आप सोच में पड़ जाते m1 r1 ये m2 r2 कहाँ से आ गया, ठीक है। बट वो मेथड आपको फॉलो करना है अगर एग्जाम में आया, ठीक है। इसमें गलती क्या है कि हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, लेकिन हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r स्क्वायर के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा मास काट दिया ना। मतलब बेसिकली जैसा मैंने बोला मैंने तुमसे क्या बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला है r स्क्वायर dm। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हर एक के लिए चलेगा, ठीक है। लेकिन I इक्वल टू mr स्क्वायर सिर्फ एक के लिए, दो के लिए चलेगा, ठीक है, और किसी के लिए नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये जो समेशन वाला फॉर्मूला या इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, तो सबके लिए सही है, ठीक है, वाला सही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा करोगे तो शायद मार्क्स कट जाए, तो आपको वैसा करना है, ठीक है। कैसे किया बोला दोबारा बता दूं? चलो ठीक है, दोबारा बता देता हूं अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए दोबारा बता देता हूं। बेसिकली हमने क्या किया? हर एक का काइनेटिक एनर्जी निकाला। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग अलग मास है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मास है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? सबका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। m1 का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, m2 का हाफ m2 v2 स्क्वायर, अलग अलग मास अलग अलग वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहे होंगे, m3 v3 स्क्वायर, मतलब चल भी रहे होंगे, प्लस डॉट 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 हाफ mn vn स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने v की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? r ओमेगा। तो ये v1 की जगह आ गया r1 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस r2 ओमेगा होल स्क्वायर डॉट 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 हाफ mn rn ओमेगा होल स्क्वायर। आप बोलोगे ओमेगा अलग क्यों नहीं है? क्योंकि रोटेशन वेलोसिटी तो सबकी सेम है, ठीक है।
ओके, अब यहाँ से हाफ ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ से क्या बचा mn rn स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये I के इक्वल है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, तो ये चीज़ I के इक्वल है, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर ठीक है। और ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करता है और वो आगे भी बढ़ता है, ठीक है, मतलब बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है तो रोलिंग मोशन वो कैसे करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट भी होगा और नीचे भी जाएगा। कभी बॉल देखी है, बॉल को जब आप स्लाइड कराते हो किसी स्लाइड से तो वो नीचे भी जाती है, ठीक है, मतलब आगे भी बढ़ती है और रोटेट करते करते आगे बढ़ती है। तो बेसिकली उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, मतलब हाफ mv स्क्वायर वाली ये वाली काइनेटिक एनर्जी भी होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जेई में आते हैं बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप लोगों को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों निकालनी पड़ती है, तब आता है आंसर। मतलब क्वेश्चन में तो लिख देगा कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस गोइंग विद वेलोसिटी दिस हैविंग रेडियस दिस स्फीयर दिस, ठीक है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है अलग से निकालना पड़े, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और हाफ I ओमेगा स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, दोनों का समेशन करना पड़ेगा, तब जाके टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो होगा आंसर। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अभी हमें देखना है हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन में आपको सिर्फ एक ही आएगा, यूनिफॉर्म डिस्क का, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। पहला हम कैलकुलेट करेंगे फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, ये पहला और आखिरी यही है। बेसिकली इसका मेथड आपको सिखा दूंगा, आपको आ जाएगा कैलकुलेशन। और अगर आपको और सीखना है, ठीक है, और सीखना है CZ अकेडमी पे मिल जाना वहाँ पे सिखा देंगे। बाकी तो आप लोगों को डेरिवेशन एग्जाम में आएगा तो सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क का ही आएगा, क्योंकि यही दिया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो बेसिकली मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ से वो रोटेट कर रहा है, और ये वो डिस्क है जो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है जो सब पे लागू होता है, एक समेशन MI/RI स्क्वायर और एक इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से आपको हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, यूनिफॉर्म डिस्क है, कोई परेशानी ना। चलो तो मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में वहां पे R स्क्वायर है और साइड में DM है, तो क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सवाल है, बताओ। R स्क्वायर है और साइड में DM है, तो क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बताओ। और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन करने के लिए, जैसे हम y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऊपर y स्क्वायर ही होना चाहिए, तो ही तो कुछ डिफरेंशिएट होगा, वरना तो dy/dx आ जाएगा, मतलब बेसिकली x हुआ तो dx/dy आ जाएगा, है ना। वैसे ही इंटीग्रेशन करते समय भी अगर यहाँ पे R स्क्वायर है तो बगल में dr होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो DM है, तो हम इस DM को हटाने के लिए यूज करते हैं एरियल मास डेंसिटी का, ठीक है। हम लोग किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिग्मा का। सिग्मा इज व्हाट, एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी नहीं बेसिकली, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, यस। तो बेसिकली इसका नाम आपके टेक्स्ट बुक में सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक, तो सरफेस डेंसिटी ले लेते हैं। बेसिकली सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिस्क से R डिस्टेंस जाके एक छोटी सी रिंग काट लेंगे, यहाँ से एक छोटी सी रिंग हम काट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने काट ली एक छोटी सी रिंग, यहाँ पे थोड़ी मोटी सी हो गई, छोटी सी रहनी चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी रिंग काट ली जिसका जो थिकनेस है, ठीक है, इसका जो थिकनेस है वो मान लो dr है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है, dr है, ठीक है। और इसका मास कितना है, dm है, मास कितना है, dm है, और थिकनेस कितना है, dr है। कितने डिस्टेंस पे काटा है, r पे, और इस डिस्क का रेडियस क्या है, कैपिटल R, इस डिस्क का रेडियस क्या है, कैपिटल R, जिस डिस्टेंस पर काटा है वो क्या है, स्मॉल r, क्लियर, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस केस में तो मैंने एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग काटी है, तो इस छोटे से रिंग के लिए अगर मैं सिग्मा लिखूंगा तो वो क्या आएगा, इस छोटे से रिंग के लिए अगर मैं सिग्मा लिखूंगा तो वो आएगा dm/d है, क्यों, क्योंकि मैंने एक छोटा सा dm काटा है ना, और छोटा सा इसका एरिया है, तो da आएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, रिंग क्योंकि सर्कुलर है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, छोटा r क्यों, क्योंकि r डिस्टेंस पे काटे हो, देखो ध्यान से, रिंग जिस रेडियस पर काटे हो वो आएगा ना रिंग के एरिया में, या बड़ा r आ जाएगा, बड़ा r तो डिस्क का है,
हमें किसका एरिया चाहिए, इस रिंग का जो हमने काटा है, तो छोटा आर आएगा। डिफरेंशिएट करो पार्शियली, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर आ जाएगा। नहीं समझे, देखो हमने क्या किया, हमने आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये आया डी ए बाई डी आर। ऐसे समझ लो, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया डी ए बाई डी आर। यहाँ पे पाई कांस्टेंट था बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2r। ठीक है, अब इस डी आर को वहां भेज दिया, तो डी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई आर डी आर। अब इसी चीज को थोड़ी देर पहले लिख दिया था तो हंगामा कर देते तुम। ठीक है, तो बेसिकली डी ए की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। सो देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एम आ जाएगा सिग्मा डी ए। ठीक है, आ गया, तो सिग्मा डी ए की जगह लिख दो 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डीएम का वैल्यू। ठीक है, अब इस डीएम को उठा के हम लोग इसमें डाल देंगे, तो सिंस आई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, डीएम की जगह आ गया 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई आ गया बाहर, अंदर आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब डी आर। ठीक है, क्या अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आर क्यूब है और यहाँ पे डी आर है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, 0 टू कैपिटल आर तक लिमिट है आर की। ये छोटा वाला जो आर है ये कहां से कहां तक जा सकता है, हम चाहते तो एलिमेंटल रिंग, बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं, ये जो डिस्क है ना, इसको हम लोग 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली इस डिस्क में कितनी रिंग होगी, इनफाइनाइट रिंग होगी। डिस्क बनी कैसे होगी, एक छोटी सी रिंग होगी, उसके ऊपर एक बड़ी रिंग पहनाई, उसके ऊपर एक बड़ी रिंग, उसके ऊपर बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग। ठीक है, ऐसा बड़ी 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 रिंग पहनाते गए हम लोग, और उससे बन के एक डिस्क बन गया। बेसिकली डिस्क बना कैसे, एक छोटी छोटी रिंग से ना, रिंग से बना है ना डिस्क। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें जितनी भी रिंग है उन सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सारी रिंग आ गई, अगर मैंने 0 से लेके आर तक ले लिया, स्मॉल आर की वैल्यू कैसे, जब 0 है तो ये छोटी वाली रिंग है, जब थोड़ा और आगे बढ़े तो ये छोटी वाली रिंग, फिर ये वाली रिंग, वाली रिंग, वाली रिंग। वैसे ये जो आउटर वाली रिंग है वो कैपिटल आर पे आ गई, तो 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक जितनी भी डिस्क के अंदर रिंग है वो सब आ गई, तो हो गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, ओके। अच्छा, सिग्मा कहां गया, डीएम की जगह सिग्मा 2 पाई आर डी आर है ना, तो सिग्मा भी है यहाँ पे, वही वाला सिग्मा कहां गया, तो सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा को भी ले लो बाहर। तो सिग्मा 2 पाई आ गया बाहर, आई एम सॉरी। ठीक है, मुझे पता है यार, खांसता हूं तो आपको अजीब लगता होगा, सॉरी। ठीक है, तो मुझे भी अजीब लगता है ऐसा जुकाम में। ओके, तो आई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे ध्यान दो, आई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा 2 पाई, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 4/4, तो ये आ गया आर की पावर 4/4, लिमिट्स है 0 से आर। आइए लिमिट्स डाल देते हैं, तो सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर की पावर 4/4 माइनस 0/4, जिसका कोई सेंस नहीं है ना। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया, डाल दो यहाँ पे मास अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पे है 2 पाई और यहाँ पे है आर की पावर 4/4। ठीक है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है अभी। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू मास, एरिया कितना है इस डिस्क का, इस डिस्क का एरिया अब हमें चाहिए, तो इस डिस्क का एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसके डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर 4/4। ठीक है, आर स्क्वायर से पावर 4 कटी, स्क्वायर बचा, पाई से पाई कट गया। ठीक है, इस 2 से 2 2 4 कट गया, तो बचा क्या, एम आर स्क्वायर बाय 2। इसीलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर बाय 2। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसीलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ऐसे ही जब आप एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, तो स्फीयर कैसे बना होता है, स्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है बताओ, छोटे छोटे डिस्क से होता है। अगर तुम ध्यान दो, मान लो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक स्फीयर है, इस स्फीयर में छोटी छोटी डिस्क, देखो कैसे, एक छोटी डिस्क लगी, उससे बड़ी डिस्क लगी, उससे बड़ी डिस्क, बड़ी डिस्क, बड़ी डिस्क, डायमीटर वाली सबसे बड़ी डिस्क, फिर छोटी 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 फिर छोटी डिस्क। तो ऐसा छोटी 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 डिस्क से मिलकर एक बड़ा डिस्क बनता है, सॉरी बड़ा स्फीयर बनता है। ठीक है, जैसे इसमें रिंग से बना वैसे उसमें डिस्क से बनता है, तो उसका भी आप लोग ऐसे ही करके फाइंड आउट कर सकते हो, बट फिलहाल इसको अच्छे से समझ लो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, बेसिकली हमने सिग्मा क्यों लाया, क्योंकि डीएम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो हमें डीआर चाहिए था, तो यहाँ पे मिल गया हमें डीआर, इसको डाला, इंटीग्रेट किया, निकाल लिया, आंसर है। ठीक है, आसान है। ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मैं नहीं चाहता कुछ छूटे आपका। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद होता है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। आइए अभी हम लोग समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली मतलब क्या होता है इसका, कि जैसे आप लोगों ने अभी जो मेथड देखा, वो मेथड से हम लोग कुछ कुछ चीज़ों का निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट हर एक ऑब्जेक्ट का नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे अभी मान लो हमारे पास एक ऐसी शीट आ जाए जिसका कोई शेप ना हो, तो उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना, नहीं निकाल सकते हम लोग।
बट हम लोग एक्सपेरिमेंटली किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे, के बेसिकली वो डिस्टेंस है जहां पे मैक्सिमम मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इस के को ही हम क्या बोलते हैं, इस के को ही हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेसिकली जहां पे मास जमा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली यहाँ पे, जैसे मैं स्फीयर का कैलकुलेट करूं, सॉरी जैसे डिस्क का मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, आई डी इज इक्वल्स टू एम के डी, आपको एग्जाम में आएगा फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिस्क। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है डिस्क का, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला, क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम के डी स्क्वायर। एम से एम खत्म, के डी पे स्क्वायर है तो रूट ले लो, आर से स्क्वायर हट जाएगा और नीचे रूट आ जाएगा, तो के डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर बाय रूट 2, ठीक है। ऐसे रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, आई आर इज इक्वल्स टू एम के आर स्क्वायर, ठीक है, एम के आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर इक्वल टू एम के डी स्क्वायर, एम से एम खत्म, रूट ले लो तो के डी आ जाएगा आर। तो जो रिंग का रेडियाई ऑफ गायरेशन होता है, रिंग का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है, रिंग का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है, उससे लार्ज किसी का नहीं है। कभी आपको एग्जाम में आया कि विच हैज द लार्जेस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑप्शन में डिस्क, स्फीयर, रिंग या नन ऑफ दीज, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज हैव सेम, तो वहां पे रिंग करेक्ट है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। बाकी आप किसी का भी देखो, रॉड का देखो एम एल स्क्वायर बाय 12 है, एम एल स्क्वायर बाय 3 है, ठीक है, 2/3 एम आर स्क्वायर बाय 2 है, 2/5 एम आर स्क्वायर स्फीयर का, ठीक है। तो ऐसा आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, इसलिए रिंग का जो मोमेंट ऑफ रिंग का जो रेडियाई ऑफ गायरेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इस के को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। और रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि आई इक्वल टू एम के स्क्वायर तुम लिखोगे, ठीक है, और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। ऑब्वियस सी बात है, एम और एम कैंसिल होगा और आर के टर्म में आपको कुछ ना कुछ के की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है जहां पर वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। क्या बाकी जगह पे मास ही नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंस डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन हाईएस्ट होता है, डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन आर बाय रूट 2 होता है, और कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दैट ऑब्जेक्ट, जैसे स्फीयर का होता है, ठीक है। कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमेशा तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे, आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। आई की जगह रखोगे उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रख दिया 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, एम के स्क्वायर, बेसिकली के ओ, एम से एम खत्म, रूट ले लिया तो के ओ इज इक्वल्स टू आ गया रूट 2/5 आर। ऐसे निकाल लोगे। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आए जिसमें तुम्हें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना पड़े और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के बाद तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में रेडियाई की वैल्यू दे दे, रेडियस की वैल्यू मान लो दे दे √5/2, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आपको दो थियरम्स हैं। पहला है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरा है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हालांकि हमारे वाले में नहीं आए थे, लेकिन चांस है कि हो सकता है आपके वाले में आ जाए। आएंगे तो सीधा 3 नंबर के या 5 नंबर के लिए आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले बोलेगा व्हाट इज थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, डिराइव द फॉर्मूला फॉर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। कुछ समझ में नहीं आया। बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the sum of, ठीक है, is the sum of moment of inertia about an axis, moment of inertia about an axis passing through, ठीक है, ऐसा ही है ना, is the sum about any axis is the sum of moment of inertia about an axis parallel to the given axis, ठीक है, moment of inertia about an axis parallel to the given axis, ठीक है, moment of sum of its moment of inertia, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि है सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द
गिवन, ठीक है, पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। टेंशन मतलब ये स्टेटमेंट है, लिखना जरूरी है वरना कुछ खास काम नहीं है इसका, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, मुझे भी मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे याद था, ठीक है। वर्ड टू वर्ड तो नहीं, बट हाँ मीनिंग पता है तो डेफिनेशन बना सकते हैं, बट डेफिनेशन कैसा वर्ड टू वर्ड चाहिए होता है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज सम ऑफ, about any axis is sum of its moment of inertia about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, ठीक है, mass of the object and the square, ठीक है, center of mass and the mass of the object, mass of the object and the square of the distance between them, mass of the object and the square of distance between देम, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गया हुआ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी, ठीक है। लेकिन आप इससे खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बट किसी और एक्सिस से। जैसे आप जब रॉड की बात करोगे तो रॉड का हम लोग दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, एक बीच से निकालते हैं और एक एंड से निकालते हैं, जो कि ml² आता है, ठीक है। तो वो हम लोग इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं, अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी ये बात कर रहा था कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे तुम बात करो तो पहली बात तो उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास से है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक एक्सिस पैरेलल होगा, ठीक है, जिसका हम लोग निकालना चाहते हैं। तो मान लो जो एक्सिस पैरेलल है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लो ये जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आईओ है, ठीक है, और ये आईओ हमें निकालना है। तो हमें कंसेप्ट क्या बोलता है कि आईओ जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द, ठीक है, एंड, ठीक है, सम मतलब प्लस, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो h है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, तो आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, तो इसका प्रूफ जो है वो हमें देखना पड़ेगा ओ सी एन डी, ठीक है, ओ सी एन डी। तो देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओ सी एन डी, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करना है हमें, ठीक है, करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं आईओ निकालना चाहता हूं, मुझे क्या निकालना है, मुझे आईओ फाइंड आउट करना है ना, ये तो फाइनल रिजल्ट है, ये क्या है, ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट है ये तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो आईओ इक्वल टू होता है आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा और बोलेगा इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जो आर डिस्टेंस है दूरी पर एक एक्सिस है उस पर, ठीक है। तो एच की जगह तुम आर रख दोगे, सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, तो आईओ मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा दिखाता हूं मैं आपको करके, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा आईओ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ठीक है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे चलो मास डी एम है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पे आईओ की ओ से लेकर डी तक, मान लो इस डी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो आईओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ओ डी स्क्वायर डी एम, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि एक ट्राइंगल है, क्योंकि एक ट्राइंगल है, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ओ डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखो यहाँ पे, इन ट्राइंगल ओ एन डी एंगल एन बराबर 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी जी टी, ये ओ डी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख दो, बहुत आसान है, डेरिवेशन बहुत आसान है। देखो आई ओ इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ओ डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर डी एम, ठीक है। अगर अब तुम ध्यान से देखो तो एन डी बेसिकली यहाँ पर है, ओ एन बेसिकली यहाँ पर है, तो ओ एन को मैं लिख देता हूँ ओ सी प्लस एन सी, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो जो ओ एन है वो ओ सी प्लस एन सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि तीनों आपस में कोलिनियर है ना,
तो ओ एन इक्वल टू आ गया ओ सी प्लस एन सी, तो आई ओ इज इक्वल टू आ जाएगा ओ सी प्लस एन सी का होल स्क्वायर प्लस एन डी का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर बैठा है डी एम, ठीक है। इंटीग्रेशन खोलो, ओ सी प्लस एन सी कैसे खुलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, और बाहर क्या है, बाहर है डी एम, ठीक है, आई ओ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, डी एम को सबके साथ अलग अलग करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन 2 ओ सी एन सी डी एम प्लस इंटीग्रेशन एन सी स्क्वायर डी एम, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन एन डी स्क्वायर डी एम। मैंने क्या किया, डी एम को सबके साथ अलग अलग किया आई ओ निकालने के लिए, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से अगर तुम देख पा रहे हो, तो जो ओ सी है, ओ सी बेसिकली है, ठीक है, वो यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आपको ये मिटा देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन मिटा देता हूँ, डेफिनेशन आप नोट कर लो, ठीक है, डेफिनेशन में मिटा देता हूँ ताकि ऊपर मैं लिख पाऊँ, वैसे भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। आई ओ इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर किसके इक्वल है, एच के, ओ सी इक्वल टू एच है ना, तो ये आ गया एच स्क्वायर डी एम, क्लियर। चलो प्लस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ओ सी क्या है, ओ सी तुम्हारा एच है, ठीक है, तो एच, और क्या है एन सी, ठीक है, 2h एन सी डी एम प्लस इंटीग्रेशन के अंदर एन सी स्क्वायर डी एम, एन सी स्क्वायर मतलब यही वाला हो गया एन सी स्क्वायर डी एम, फिर प्लस इंटीग्रेशन एन डी स्क्वायर डी एम, एन डी स्क्वायर डी एम मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन एन डी स्क्वायर डी एम, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो एन डी स्क्वायर को हम लोग कुछ और लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो बोलो। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो एन सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ठीक है, मुझे इंटीग्रेशन तोड़ना नहीं चाहिए था यार, इंटीग्रेशन तोड़ना नहीं चाहिए था, तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आता। मैं इंटीग्रेशन नहीं तोड़ता हूँ, चलो ठीक है, इंटीग्रेशन में नहीं तोड़ता, आ जाओ। अब ज़रा तुम ध्यान से देखो, यहीं पे काम हो जाएगा। ये जो एन सी प्लस एन डी है, ठीक है, एन सी प्लस एन डी है, इसमें जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हें मिलेगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन डी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, यही मिलेगा ना। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा, एन डी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। तो एन डी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, सी डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी इक्वल है एच के, तो 2.h.nc प्लस ओ सी किसके इक्वल है, अगेन एच के, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये सब और बाहर है डी एम, और ये हो गया तुम्हारा आई ओ, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके आओ, तो आई ओ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी एम बाहर कर लो, प्लस इंटीग्रेशन 2h NC बाहर कर लो, प्लस इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर डी एम बाहर कर लो, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, डी एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा m, डी एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा m, ठीक है। यहाँ से 2h जो है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर है NCDM प्लस यहाँ पे देखो CD स्क्वायर जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये IC से डिस्टेंस है, CD क्या है, CD एक्सिस ऑफ IC से डिस्टेंस है किसकी, D की, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IC है, मतलब बेसिकली IC है ये, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कैसे, जैसे आपने IO को जब लिखा तो कैसे लिखा, इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM, मतलब इससे लेके इसकी डिस्टेंस लिखा है ना। वैसे IC जब लिखते तो क्या लिखते, CD स्क्वायर DM, तो CD स्क्वायर DM तो है, तो मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या है, IC है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो ये वाला मास है NC वाला, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो मास होते हैं उनमें क्या होती है, सिमेट्री होती है, तो उनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है, तो इसके कारण इंटीग्रेशन NCDM की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो IO की वैल्यू यहां से देखो आपको मिल गई, यहां पे लिख देता हूं फाइनल वैल्यू, IO की वैल्यू आपको मिल गई IC प्लस MH स्क्वायर, दैट्स इट। इतना छोटा डेफिनेशन, सॉरी इतना छोटा डेरिवेशन खत्म। क्या किया हमने, सबसे पहला तो स्टेप याद रख लो, ठीक है, IO इज इक्वल टू OD स्क्वायर DM, बात खत्म। OD स्क्वायर DM है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के लीनियर करके a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा ओपन करो, फिर जो h है उसको h लिखो, फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में, उसमें लगा दो, ठीक है, फिर फाइनल वैल्यू अपने आप तुम्हारी आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस विच स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, इज सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, दिस इज IO, इज मतलब इक्वल सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IC, मतलब उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास के राउंड होगा, ठीक है, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल वाला, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे आप वो डेफिनेशन याद कर सकते हो, ठीक है, 2-3 बार ऐसा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, जैसा मैंने अभी बोला। 1-2 बार मिस हुआ होगा बट आप करोगे तो मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद कर लो पैरेलल एक्सिस वाला थियरम। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको, आप भी बता देता है आपको, ठीक है। ओके, जैसे कि इसको रफ कर दूं, ठीक है, रफ कर दे रहा हूं। IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। IC क्या है? सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IO क्या है? एनी पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। ओके, जैसे यहां पे देखो आपको रॉड का जो, ओके ठीक है, मान लो ये आपका रॉड है, ठीक है। रॉड को आप उसके सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब L/2 डिस्टेंस से आप उसको रोटेट कर रहे हो, सेंटर से रोटेट कर रहे हो, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो निकल के आता है ml²/3, ठीक है। क्या निकल के आता है? ml²/12 निकल के आता है वो, ml²/12, ठीक है, ml²/12। अब मान लो आप इसको रोटेट यहां से ना करके यहां से कर रहे हो, ठीक है। आप इसको कहां से रोटेट कर रहे हो? आप इसको रोटेट कर रहे हो यहां से, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, सेंटर से रोटेट कर रहे हो तो निकल के आता है ml²/12, ठीक है। अब इन्होंने mr²/3 क्यों लिखा पता नहीं, छोड़ो, ml²/12 आता है सेंटर से रोटेट करते समय। तो मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने बोला भैया यहां से अगर रोटेट कर रहा है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IO है, तो तुम मुझे इस IO की वैल्यू बता दो। तो तुम लगा दोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कैसे निकाल दोगे? ऐसे लगा दोगे कि भाई जो सेंटर ऑफ मास पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो होवत है ml²/12 और सेंटर से लेके एक डिस्टेंस है L/2 है ना। अगर ये L/2 तो ये भी L/2, ठीक है। तो आप जानत हैं कि IO होता है IC प्लस MH स्क्वायर, H होता है डिस्टेंस, IC हमका मालूम बा ml²/12 और MH स्क्वायर, H कितना बा? L/2, तो L/2 का हमका करेक्ट बा स्क्वायर। चलो ठीक है, फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो ये हो गया ml²/12 प्लस ml²/4। सॉल्व करोगे अगर इसको तुम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको भी कर दो, नीचे ऊपर सेम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4ml² और नीचे आ जाएगा 12। 4 से इसको काट दो तो IO आ जाएगा ml²/3 और ml²/3 ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट डायमीटर, मतलब अबाउट एंड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। ऐसे ही आप लोग एक और केस ले सकते हो, जैसे बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा। चलो, तो बेसिकली आप लोगों को ये एक बेस्ट एग्जांपल था। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पता है आपको, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला कितना है? ml²/12। मैंने तुमसे यहां से पूछ लिया, मैं चाहता तो तुमसे यहां भी पूछ सकता था। ये आंसर कमेंट करो। मैं तुमसे बोलता हूं कि सेंटर से L/3 डिस्टेंस पर जो एक्सिस है, ठीक है, जो IA है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तुम कमेंट करो, चलो फाइंड आउट करो। तो तुम्हें पता है सेंटर ऑफ मास से कितना है? ml²/12, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? L/3। लगा दो फॉर्मूला, खत्म। H की जगह L/3 डालो, IC की जगह ml²/12 डालो, अब तो आंसर ही आ गया। तो आंसर भी बता दो, तो ठीक है, कमेंट मत करो, आंसर बता देता हूँ। 9 + 12 21, 21/108, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21, ओके, 3 3 36, ठीक है, 3 7/30, 7/36 ml² आंसर आएगा, ठीक है, देख लेना आप। मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट कर देना। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये समझ में आया? एप्लीकेशन समझ में आया? ठीक है, बेसिकली इसका एप्लीकेशन यही है कि आपको अगर सेंटर ऑफ मास से किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसका किसी भी एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, डिस्टेंस पता रहनी चाहिए बस, ठीक है। और थियरम क्या कहता है? थियरम कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे अगर तुम्हें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो किसके इक्वल होगा? सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लस डिस्टेंस बिटवीन दोनों एक्सिस के स्क्वायर इनटू m के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आप लोगों को बेसिकली IZ = IX + IY करके समझा दिया जाता है, लेकिन वैसा नहीं समझना है, ठीक है। मतलब मैं भी वैसे ही समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा अलग करूंगा। देखो बेसिकली क्या बोलते हैं? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन लैमिनार ऑब्जेक्ट, लैमिनार ऑब्जेक्ट मतलब शीट टाइप कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन, ऑल द 3 एक्सिस बीइंग कॉन्करेंट। क्या था?
चलो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो 3 एक्सिस है जो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। एक है यहाँ पे जेड एक्सिस, ठीक है, एक है यहाँ पे एक्स एक्सिस और एक है यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसा 3 एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो जेड पे जो एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई जेड है, एक्स पर जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई एक्स है, और वाई एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई वाई है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस कौन सा है, आई जेड है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन है, एक्स और वाई। बेसिकली परपेंडिकुलर तो तीनों है, लेकिन तीनों में फर्क क्या है, ये एक्सिस ऐसा है, दूसरा एक्सिस ऐसा है, तो तीसरा एक्सिस ऐसा हो जा रहा है। तो जो 2 म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है ये वाले मतलब एक्स वाई, ठीक है, उनके समेशन के इक्वल होता है आई जेड। तो आई जेड इक्वल होता है आई एक्स प्लस आई वाई के, ठीक है। ऐसा नहीं याद रखना है तुम्हें ऐसा याद रखना है कि जो 2 एक्सिस सेम प्लेन में है, जो 2 एक्सिस सेम प्लेन में है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब समेशन करोगे तो वो तीसरे एक्सिस के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एक्सिस जो सेम प्लेन में वो कौन से हैं, एक्स वाई है, इसी प्लेन में है एक्स वाई। एक्स वाई कौन से, इस प्लेन में है। जेड कौन से प्लेन में आ गया, जेड तो यहाँ आ गया ना, जेड ऊपर आ गया। सेम प्लेन वाले एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन करोगे तो इक्वल टू वो थर्ड के आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ट्रायंगल वगैरह बना के सॉल्व किया है, तो मैं थोड़ा डायग्राम छाप लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया है, 3D डायग्राम है, थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा अब, ठीक है, ठीक है। तो इसको मान लिया उन्होंने x, इसको मान लिया उन्होंने y, ठीक है, इसको मान लिया y, ठीक है, और ये x है, ये y है, ठीक है, और ये पीछे की तरफ होगा z, ठीक है, ओके। पीछे की तरफ मान लो या ऊपर की तरफ मान लो, जैसा मानना है। तो बेसिकली यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे ठीक है। बेसिकली ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो मान लो ऐसी है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है वो ऐसी है। ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जो ये वाली डिस्टेंस आई ये होगी तुम्हारी आई जेड की डिस्टेंस, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा लिख देने का, ओके। तो इसके बाद जब तुम आई जेड लिखोगे तो आई जेड इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी एम। अब तुम्हें पता है जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, डी एम। फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम। अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम किसका है, आई एक्स का है। इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम किसका है, आई वाई का है। तो आई जेड इक्वल टू आ गया आई एक्स प्लस आई वाई। बस इतना ही है इसका डेरिवेशन, तो कुछ भारी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस वाला थियरम है ये तो उतना यूज नहीं आएगा आपको, कई कई जगह पर हो सकता है आ जाए, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो आखिरी कंसेप्ट रहेगा हम लोगों का, तो वो अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टॉप करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता क्या है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपको आया है या नहीं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई एक लैमिनार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये है आप लोगों का ए एक्सिस, ये है आप लोगों का सी एक्सिस और ये है आप लोगों का डी एक्सिस। तो मुझे बताओ कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होने चाहिए, मतलब सेम पॉइंट से पास होने चाहिए। तो देखो सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं और सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये इससे परपेंडिकुलर है और ये भी इन दोनों से परपेंडिकुलर है। जेड वाला दोनों से परपेंडिकुलर है, एक्स वाला भी दोनों से परपेंडिकुलर है। जैसे ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होता है। देखो ना यहाँ भी एंगल 90 का बन रहा है, कैसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, है ना। तो ये भी एंगल 90 का बन रहा है और ये एंगल भी 90 का बन रहा है, और बस ना 2 ही एंगल। तो बेसिकली तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला बताओ कौन सा वाला किसके इक्वल होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो 2 आपस में एक प्लेन में होंगे उसके इक्वल होगा तीसरा वाला। तो एक प्लेन में कौन है, ए और सी। तो बेसिकली जो आई डी होगा वो आई ए प्लस आई सी के इक्वल होगा, ठीक है। इस छोटे से कंसेप्ट का ध्यान रखना, इसको मत भूलना कि जो 2 प्लेन में होते हैं उसके इक्वल होता है तीसरा वाला। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई मत याद रखो, क्या पता वो एग्जाम में ऐसा कर दे, यहाँ पे जेड बना दे, यहाँ पे एक्स बना दे, यहाँ पे वाई बना दे। तो उस केस में आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और फिर हम लोग लेक्चर को स्टॉप करते हैं।
आइए हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू एफिशिएंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म 20 kg डिस्क। तो यहाँ पे तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है। तो अगर तुम्हें याद हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होता है mr² बाय 2। ठीक है, आइए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, 20 kg की, जिसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर। लिख लो यहाँ पे। तो मास तुम्हें दे दिया है 20 kg, ठीक है, और डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। ठीक है, कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, 1200 पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, पर ये पर मिनट दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1200 डिवाइडेड बाई 60। क्योंकि अगर बेसिकली 1200 टाइम वो 1 मिनट में रोटेट कर रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए मतलब पर सेकंड कितना कर रहा है। ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये पर मिनट है। ठीक है, हमें पर मिनट की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है पर सेकंड की। पर सेकंड की क्यों, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स हम एसआई यूनिट में रख रहे हैं, तो एसआई यूनिट तो सेकंड होता है ना, तो हम लोगों को आरपीएस की जरूरत है। तो हमें आरपीएस मिल गया यहाँ से 60 से डिवाइड करते ही, जो कि है 20। समझ गए ना। जो 1200 आरपीएम दिया है वो भी फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन क्योंकि हमें एसआई यूनिट में रखना है तो हमें आरपीएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब रोटेशन पर सेकंड निकालना पड़ेगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पर सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पर मिनट मतलब डिवाइडेड बाय मिनट, तो डिवाइडेड बाय सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो डिवाइडेड बाय 60, तो एन इक्वल टू आ गया 20। अच्छा, फिर क्या क्वेश्चन है, बोला यूज पाई स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट्स रोटेटेड अबाउट इट्स टेंजेंट टू इट इन इट्स प्लेन। तो दो क्वेश्चन है, पहले केस में हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब वो रोटेट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये चीज जानते हो आप। ठीक है, हाफ आई क्या हो जाएगा, mr² बाय 2, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²बाय 2। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई f, मतलब 2 पाई n। ठीक है, 2 पाई n का स्क्वायर। चलो आओ सॉल्व कर लेते हैं इसको अब, आसान है। ठीक है, हाफ मास कितना है इसका 20, रेडियस कितना है 0.25 का स्क्वायर कर दो, और डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में आ गया 2 इंटू 2 पाई n, इसका स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4, 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 4, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, एन कितना है 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो आप, 0.25 को आप लिख सकते हो 25/100। तो 25/100 का स्क्वायर है, मतलब 25/100 2 बार। ठीक है, इंटू 4 इंटू 10 इंटू 400। आइए डिवाइड कर देते हैं अब सबको। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक है, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, 25 दूना 50, 25 जा 25, 25 जा 625, दूना 1350, ऐसा ही है। हाँ 1350, 1250, यस 1250। ठीक है, सो 1250 जूल क्या आ गया इसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आ गया। आसान आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट करो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वो अपने टेंजेंट पे रोटेट कर दे उस प्लेन में। ठीक है, तो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो उसके खुद के एक्सिस में था, तो मान लेते उसका खुद का एक्सिस था आईजेड। ठीक है, तो आईजेड क्या हो गया, mr²बाय 2। अब क्या हो रहा है कि भाई वो अपने प्लेन के टेंजेंट पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी, देखो ये 5000 आएगा, सॉरी 4000 आएगा, क्योंकि ये 4 छूट गया था। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 इंटू 25 5000 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आएगा 5000 जूल। ठीक है, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि बेसिकली इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आई जेड है वहां पे तो mr² हो रहा है। ठीक है, मान लो जो रोटेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे किसी सर्कुलर में पाथ में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा, मान लो यहाँ पे है आई वाई, तो इसे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आई एक्स, है ना।
तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टेंजेंट पर कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब बेसिकली हमें इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर कहीं एक टेंजेंट पर कैलकुलेट करना है। आप इस टेंजेंट को भी कंसीडर कर सकते हो, आप इस टेंजेंट को भी कंसीडर कर सकते हो, आप इसको भी, आप कहीं पर भी टेंजेंट कंसीडर कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट में किया वैसे। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आई वाई है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है लॉन्ग द डायमीटर, मतलब इसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग द डायमीटर भी बोल सकता हूँ। और जो आई एक्स है वो कहाँ आ रहा है, वो भी आ रहा है लॉन्ग द डायमीटर, मतलब मैं इसको भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग द डायमीटर बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हमारा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, हमारा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है, हमारा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो एक प्लेन में दो एक्सिस है, मतलब आई वाई और आई एक्स, इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरे परपेंडिकुलर प्लेन के इक्वल आएगा, मतलब आई जेड के। आई वाई की वैल्यू भी हम जानते हैं आई डी है, आई एक्स की भी वैल्यू आई डी है, मतलब दोनों ही अलॉन्ग द डायमीटर है। आई जेड हम जानते हैं क्या है, एम आर स्क्वायर बाय टू है। ठीक है, तो बेसिकली आई डी प्लस आई डी आ गया टू आई डी, तो टू आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू हो गया, आई डी इक्वल टू हो गया एम आर स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, आईडी इक्वल टू क्या हो गया, आईडी इक्वल टू हो गया एम आर स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो लॉन्ग द डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है एम आर स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, तो बेसिकली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय फोर है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग द टेंजेंट मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेसिकली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आईडी है, और ये वाला मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब ये मान लेते हैं हम इसको आई आर मान लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान से देखो तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसका डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो आर है। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस आर है, तो आई आर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा आई डी प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, आई डी हम जानते हैं एम आर स्क्वायर बाय फोर है, और आर की जगह क्या हो जाएगा, आर ही आ जाएगा, एच की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस क्या है, आर है। तो एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, फाइव एम आर स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड फाइव एम आर स्क्वायर बाय फोर आ गया, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही करना था। चलो, तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय फोर, ये फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर। चलो छाप लो इसको अच्छे से, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे रोलिंग मोशन और चैप्टर को फाइनली कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।